वो आंखें फाड़े मधु मैडम को देखे जा रहा था। तभी जय ने कोहनी मारी। जय ने कहा, देखा, मैंने तुमसे क्या कहा, जादू होता है ना। अब तो तुम्हारी फेवरेट मैडम ने भी बोल दिया, अब तो मानोगे? इम्पॉसिबल। शोविक अब सोचने पर मजबूर हो चुका था। उसे एहसास होने लगा था जैसे वो सच में किसी जादुई दुनिया में है। हे भगवान, क्या सच में जादू जैसी चीज भी होती है? मधु मैडम कभी झूठ नहीं बोलती है, मतलब ये सब सच है। मधु मैडम ने कुछ देर अपना लेक्चर दिया और सबके देखते ही देखते वो क्लास से गायब हो गई। ये देखकर शौविक और ज्यादा हैरान हो गया। उसने पहली बार किसी इंसान को अपनी आंखों के सामने ऐसे गायब होते हुए देखा था। सच में जादू होता है, अब तो मुझे भी ये जादू सीखना है। शौविक ने शुरू में सोचा कि ये सब बस एक सपना है। हालांकि अगले कुछ दिनों में जब उसने उसके स्कूल के टीचर्स के जादुई कारनामे देखे तो वो शॉक्ड हो गया। वो सबसे ज्यादा सरप्राइज तो तब हुआ जब उसने पहली बार स्कूल के लाइब्रेरियन नितिन सर को पंखों के सहारे उड़ते हुए देखा था। और उसी दिन उसने एक डिसीजन ले लिया था। अब तो मुझे भी ये जादू सीखना है। मैं शायद दूसरी दुनिया में आया ही इसलिए हूँ। कुछ दिनों के बाद इंटर स्कूल एग्जाम होने वाले थे। शोविक के पास वक्त कम था और यही वजह थी कि उसने एक बार सिलेबस को देखा था। उसने टैली में मौजूद सिलेबस को पढ़ने के दौरान समझने की कोशिश की। जादू की नींव का सिद्धांत, यानी विषय की स्थापना के आधार पर ही लिटरेचर है। जादू का स्टार पाथ, ये ज्योमेट्री जैसा सब्जेक्ट हो सकता है। और ये तीसरा, जादुई जानवर की नॉलेज, इसे मैं बायोलॉजी समझ सकता हूँ। और जादुई इक्विपमेंट्स की नॉलेज, इसको मैं फिजिक्स मान लेता हूँ। एंड ये कंपाउंड नॉलेज, ये तो पक्का केमिस्ट्री के जैसा होगा। जादू का इतिहास और जादू का डेवलपमेंट प्रोसेस, ये जियोग्राफी होना चाहिए। पूरा कोर्स देखने के बाद उसने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी शुरू कर दी। उसने इतने सालों ढंग से पढ़ाई नहीं की थी और उसे अब ये जल्द से जल्द कवर करना था। आखिरकार जैसे बन सकता था उसने तैयारी करके एग्जाम दिया, मगर एग्जाम देने के बाद भी वो रुकना नहीं चाहता था। वो आगे पढ़ना चाहता था और इसके लिए उसे अपने पापा को कन्विंस करना था। क्या? ये क्या कह रहे हो? तुम्हें आगे पढ़ना है? मुझे तो लगा था कि तुम्हें जादू पसंद ही नहीं है। उसके पापा ने जैसे ही कहा तो वो चुप हो गया। बोलो, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम किसी और के कहने पर ऐसा कर रहे हो? उन्होंने जैसे ही पूछा, एक पल के लिए शौविक डर गया। वो जानता था इतने सालों तक ढंग से न पढ़ने के चलते उसके पापा को उस पर डाउट है। लेकिन तभी अचानक से शौविक को याद आया कि एक बार हिस्ट्री के टीचर ने स्टूडेंट से कहा था कि लाइट एलिमेंट मैजिक का सबसे पहले एडिसन ने यूज किया था। उसी ने लाइट एलिमेंट के सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। और ये सब आते ही शौविक को हिम्मत मिली। पापा, मैं जानता हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान बनूं जिसके पास मैजिक की असीमित पावर हो। शौविक की बात सुनकर वे एक पल के लिए दंग से रह गए। उन्होंने इससे पहले शौविक की इतनी दृढ़ निश्चय से भरी आवाज नहीं सुनी थी। प्रवीण ने कहा, मुझे बेहद खुशी है कि अब तुम आगे बढ़ना चाहते हो और मैं भी तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए तुम्हें खूब सपोर्ट करूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम पापा? तुम्हें अच्छे से पता है मेरी इनकम कितनी होती है। जो कमाता हूँ वो तो तुम्हारी बहन दीप्ति के इलाज और घर खर्च में चला जाता है, और सेविंग्स तो बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे में वो आगे बोलते, इतने में ही उसने उन्हें बीच में टोक दिया। पापा, इसकी फिक्र आप मत करो। मुझे मैजिक स्कूल की लाइब्रेरी में एज अ केयर टेकर टेम्परेरी जॉब मिल गई है। जॉब परसों से शुरू होगी। शौविक की बात सुनकर उसके पापा को ये तसल्ली हो गई कि अब वो नहीं रुकने वाला। हालांकि अब ये शौविक की मेहनत पर ही निर्भर करता था कि वो अपने मैजिक एलिमेंट को जगा पाएगा या नहीं।
शौविक अब आगे बढ़ चुका था। उसकी जॉब में कोई सैलरी तो थी नहीं, मगर उसे काम करने के बदले में उसके खाने और रहने की व्यवस्था जरूर हो गई थी। शौविक जानता था कि उसके लिए ये जॉब कितनी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसे भले ही पैसे ना मिलने वाले थे, मगर लाइब्रेरी में ऐसी बहुत सी चीजें पढ़ने को मिल सकती थीं, जो शायद उसके पापा उसे कभी नहीं दिला सकते थे। उसकी ये डेडिकेशन देखकर उसके पापा की खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक शिवू के मन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। पहले तो इसका मन पढ़ने में था ही नहीं, और अब अचानक से इसे जादू पढ़ना है, जिसके लिए ये इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है। यूं तो प्रवीण के पास अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो कुछ खास करना चाहते थे। वे जानते थे कि जिस सोसाइटी में वो रहते थे, वहां पर जादू करने वाले लोग हाई सोसाइटी के माने जाते थे। साथ ही उनके पास हर एक लग्जरी आइटम मौजूद होता था। लेकिन जो लोग जादू नहीं जानते थे, उन्हें एक छोटा सा घर और साइकिल ही मिलती थी। उन लोगों की वैल्यू कभी भी जादू करने वाले लोगों के बराबर नहीं हो सकती थी। मैं अब अपने बेटे का सपना पूरा करके रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पिता, जो कि एक ऑटो ड्राइवर थे, उनका घर सिटी के पहाड़ की एक तरफ बनी हुई रेजिडेंशियल कॉलोनी के पास की झोपड़पट्टियों में से एक था। ये एक छोटा सा टूटा फूटा खपरेल का मकान था। मकान का जगह जगह से प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था। हालांकि पड़ोस के बाकी के घर काफी अच्छे बने हुए थे, जबकि शौविक का घर टूटा फूटा खंडहर जैसा दिखाई दे रहा था। आज जैसे शौविक स्कूल से अपने घर पहुंचा, उसका बचपन का दोस्त रितेश कूदता फांदता उसके घर पहुंचा। शौविक, तुम वापस आ गए? यार, एक कमाल की गुड न्यूज है। ऐसी कौन सी गुड न्यूज मिल गई जो बंदर के जैसे यूं उछलते हुए मेरे घर आ गए? कहीं तुझे सर्कस में बंदर की जॉब तो नहीं मिल गई? काश मिल जाती। पर छोड़, ये सुन, हमारी लिटिल प्रिंसेस वापस आ गई है। अच्छा? हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले उसे हवेली के दरवाजे पर देखा था। पता है वो कितनी सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फेरी टेल की कोई छोटी सी फेरी हो। रितेश की बात सुनते ही शौविक ने पलटकर सड़क के दूसरी तरफ खड़ी उस शानदार हवेली की तरफ देखा। हवेली इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर किसी को भी जलन हो सकती थी। कभी हवेली का खूबसूरत बगीचा उसके घर से साफ दिखता था, मगर अब उस बगीचे के चारों तरफ लोहे की ऊंची ऊंची फेंसिंग हो चुकी थी। तुम्हें पता है हवेली के चारों तरफ ये फेंसिंग क्यों की गई है? ताकि हम जैसे झोपड़पट्टी के लोग हवेली में न घुस सके। रितेश के ऐसा कहते ही उसे अपने बचपन की याद आने लगी, जब वो मोहल्ले के बच्चों के साथ हवेली में खेलने जाया करता था। इसी दौरान उसकी लिटिल प्रिंसेस से दोस्ती भी हो गई थी। शौविक को वो दिन अच्छे से याद था जब अचानक से एक दिन आसपास के लोगों ने अपने बच्चों को हवेली में खेलने जाने से मना कर दिया, क्योंकि हवेली की फेंसिंग कर दी गई थी। और फिर क्या था, उसका और लिटिल प्रिंसेस का मिलना जुलना पूरी तरह से बंद हो गया था। मैंने सुना है कि हमारी लिटिल प्रिंसेस इंपीरियल मैजिक स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट है। उसका जन्म ही आइस एलिमेंट के साथ हुआ है। उसका टैलेंट उसके साथियों के टैलेंट से कई लेवल ऊपर है। पता है वो 15 साल की छोटी उम्र में बर्फ वाले सारे जादू कर सकती है। ओह रियली? शौविक ये जानकर हैरान था। अगर रितेश उसे बताता कि लिटिल प्रिंस ने ओलंपिक में गोल्ड प्राइज जीता था, तो भी शायद उसे इतनी हैरानी नहीं होती। लेकिन जब उसने बताया कि वो आइस एलिमेंट के सारे जादू कर सकती थी, तो ये कुछ अलग था। अधिकतर लोगों को मैजिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए 16 साल की उम्र का इंतजार करना पड़ता था, और उसके बाद जब वो मैजिक स्कूल जा पाते थे, तब कहीं जाकर उनको पता चलता था कि जादू की दुनिया ने उनके लिए कौन सा एलिमेंट तय किया था। वहीं लिटिल प्रिंसेस, वो तो सबसे हटकर थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वही स्टोरी बुक वाली गिफ्टेड चाइल्ड है? मैजिक वर्ल्ड के वो बच्चे जो जन्म से ही एक्सट्रीम लेवल के जादू कर सकते हैं।
भाई ये तो अपन को नहीं पता, पर मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। ऐसा क्यों? भूल गया तू कभी लिटिल प्रिंसेस तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, और अब तो तुम उससे बात भी नहीं कर सकते। और अगर तुम फिर से उससे दोस्ती करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। उसने ऐसा कहा ही था कि तभी दरवाजे पर उसके पापा की दस्तक हुई। अपने पापा को यूं देखकर शौविक सकपका गया। शिवू, इधर आओ। कहते हुए उन्होंने गुस्से में शौविक का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे की तरफ ले गए। अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? रितेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वे नहीं रुके। उसने इससे पहले शौविक के पापा को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। यही नहीं, उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर लिटिल प्रिंसेस का नाम सुनकर उसके पापा इतने गुस्से से कैसे भर गए। अंदर आने के बाद उसके पापा थोड़ा नाराज दिखाई दिए, लेकिन शौविक ने उनसे कुछ भी नहीं पूछा और ना ही प्रवीण ने कुछ कहा। मानो उनका गुस्सा अंदर आते ही खत्म सा हो गया हो। शौविक जानता था कि उसके पापा का मूड अचानक से क्यों उखड़ गया था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। दीप्ति कुछ दिनों के लिए तुम्हारी मौसी के साथ रहेगी, तो वो शायद घर नहीं आएगी। ठीक है, पर पापा। वो आगे कुछ बोलता, इतने में ही उसके पापा वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद शौविक अपने घरों के चारों ओर घूम रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। वो जानता था उस अंगूठी को पहनने के बाद उसकी सारी दुनिया बदल गई थी, लेकिन उसका घर बिल्कुल नहीं बदला था और न ही शौविक के मन से गरीब होने की कड़वाहट बदली थी। मेरी फैमिली ने हवेली वालों के साथ काम करना बंद कर दिया, पर फिर भी हम लोग और ज्यादा गरीब हो गए। भगवान, आपने मेरी पूरी दुनिया को जादुई दुनिया में बदल दिया, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? आप मेरी गरीबी को बदलने वाला छोटा सा काम ही नहीं कर पाए तो इतनी परेशानी झेलने का क्या मतलब निकला? शौविक उस वक्त हर बात से परेशान था। सिर्फ एक ही बात उसे तसल्ली दे रही थी, और वो ये थी कि वो उस दुनिया में जैसा था वैसा ही इस जादुई दुनिया में है। वो पहले की तरह शानदार और हैंडसम था। इधर दूसरी तरफ शौविक के पापा हवेली के अंदर लिटिल प्रिंसेस के पापा आदित्य धर के सामने हाथ जोड़े सिर झुकाकर खड़े थे। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो? तुम जानते हो ना कि अब तक मैं पहले ही तुम्हारे परिवार पर बहुत एहसान कर चुका हूँ। तुम्हारे बच्चे ने इतना कुछ किया, उसके बावजूद मैंने तुम्हें काम से नहीं निकाला। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का मैं उन लोगों को उठाकर शहर के बाहर फेंक चुका होता। बड़े मालिक, बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने बेटे को मैजिक स्कूल में एडमिशन दिला पाऊँ। आप तो जानते हैं कि वहाँ की पढ़ाई कितनी महंगी है। मेरे घर की हालत भी आप अच्छे से जानते हैं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इतना खर्चा उठा पाऊँ, इसलिए आपसे मदद की भीख मांगने आया हूँ। क्या कहा तुमने? तुम अपने नाकारा बेटे के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? जिस लड़के में मैजिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पास करने की काबिलियत नहीं है, तुम उसे मैजिक स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते हो? क्या मतलब है उसका? 16 साल का हो गया है वो। अभी भी उसे ये पता नहीं कि वो कौन है और उसे क्या करना चाहिए। मेरी मानो तो उसके लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ दो। कम से कम मेहनत करके तुम्हारा हाथ तो बटाएगा। उसके पापा ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा। वो बस हाथ जोड़कर आदित्य के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में इस वक्त एक अलग सी बेबसी नजर आ रही थी, जिसे देखकर आदित्य धर के होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें तुम्हारा घर बार छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा और मुझे कभी भी तुम्हारे बेटे की शक्ल दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो क्या कहते हो? बड़े मालिक, इस बार वो सच में पढ़ना चाहता है। अगर आप इस काम में मेरी मदद कर दें तो आप जो कहेंगे मैं वो शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से दूर चले जाएं, तो मैं वादा करता हूँ आपको कभी हम लोगों की शक्ल दिखाई नहीं देगी। तब तो इस बारे में सोचा जा सकता है। जैसे ही आदित्य धर ने सुना कि प्रवीण उसकी शर्त मानकर घर छोड़कर जाने के लिए तैयार था,
तो उसे तुरंत इस मामले में इंटरेस्ट पैदा हो गया। इधर उन दोनों के बातें करने के दौरान शौविक दीवार के सहारे खड़ा हुआ था और ये सारी बातें सुन रहा था। ये सब सुनकर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? वो उनकी ऐसी शर्त कैसे मान सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो हमारे हाथ से हमारा घर चला जाएगा। शौविक ने सोचा था कि उसकी दुनिया बदलने के साथ साथ उसके पुराने बुरे रिश्ते भी बदल गए होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ वैसा का वैसा ही था। बुरा, बहुत बुरा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब कुछ भी देखना पड़ेगा। शौविक काफी निराश था, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी कर नहीं सकता था। वो जानता था कि वो जादूगरों के परिवार से नहीं था और उनकी सोसाइटी में जादूगरों की जितनी वैल्यू थी उतनी किसी की भी नहीं थी। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से था। शौविक के पापा को बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते थे जो शौविक को पसंद नहीं थे। आदित्य धर द ग्रेट मैजिक स्कूल का चेयरमैन था और सच बात तो ये थी कि उसे बस एक इशारा करने की जरूरत थी और शौविक को बड़ी आसानी से उस स्कूल में एडमिशन मिल सकता था। उसके बावजूद उसने एक ऐसी शर्त रखी थी। वो आदित्य धर के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे आदित्य धर की आवाज सुनाई दी। ठीक है, अब जब तुम तैयार हो तो मेरा भी वादा है कि तुम्हारे बेटे को एडमिशन मिल जाएगा। ये सुनते ही शौविक के पापा ने तुरंत ही आदित्य धर के पैर पकड़ लिए। बड़े मालिक, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी ही दया है कि अब मेरे बेटे का सपना पूरा होने जा रहा है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अपनी बात कहने के बाद आदित्य धर घमंड से अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। शौविक के पापा भी अपने पुराने लोडिंग टेम्पो को लेकर हवेली से बाहर आ गए। शौविक ने उस बड़ी सी हवेली को बड़े ध्यान से देखा और गहरी सांस ली। मैंने लिटिल प्रिंसेस से मिलने का आखिरी मौका भी खो दिया। ये क्रूरता बिल्कुल उसकी पिछली जिंदगी के जैसी ही थी। शौविक टेंशन भरी नजरों से दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। जब से उसे इस बात का पता चला था कि उसके परिवार की बुरी हालत अभी भी वैसी ही थी, तो उसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई थी। मुझे सब बदलना होगा, मगर कैसे? शौविक ने मन ही मन सोचा कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था, जिन्हें हमेशा अमीर लोगों की बात माननी पड़ती थी और उन्हीं के कहे हिसाब से चलना पड़ता था। इस बात से शौविक के दिल में विद्रोह की चिंगारी पैदा हो गई थी। आदित्य धर के बारे में सोचते ही उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और बार बार उस दीवार पर मुक्के मारने लगा। लिटिल प्रिंसेस, तुम भी तुम्हारे पापा जैसी हो गई क्या? तुम्हारी फैमिली ने हमेशा मेरी फैमिली का फायदा उठाया है, उन्हें परेशान किया है और अब शायद तुम भी उनमें मिल गई हो, इसलिए तो तुम अपने दोस्तों को भूल गई। बड़बड़ाते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं बड़ा और पावरफुल हो जाऊंगा तो हर एक चीज का चुन चुन कर बदला लूंगा। हर एक चीज को 100 गुना करके वापस करूंगा, देख लेना। शौविक के सीने में आग धधक चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वो अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगा, लेकिन इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी। घर लौटने के बाद भी शौविक के कानों में आदित्य धर के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। एक एक शब्द उसके सीने में किसी खंजर सा वार कर रहा था। Damn it! उनकी बातें सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्राइमरी लेवल का भी जादूगर नहीं बन सकता? लेकिन इस बार मैं उस आदित्य धर को गलत साबित करके ही रहूंगा। मैं उसको उसके वर्ड्स वापस लेने पर मजबूर कर दूंगा। शौविक ये भी मानता था कि एक वक्त पर लिटिल प्रिंसेस प्रांजल और शौविक दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही नजदीक थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, पर उस वक्त शौविक को पता नहीं था कि उनकी यही दोस्ती उसके गरीब परिवार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आएगी। उसे वो दिन बखूबी याद था जब आखिरकार उसे पता चल ही गया था
कि उसमें और हवेली वालों में एक बहुत बड़ा अंतर था। वो अपने पास्ट के बारे में सोच ही रहा था कि तभी खुश होकर उसके पापा उसके कमरे में घुसे। शिबू मेरे बेटे, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। मेरे पुराने दोस्त से मैंने तुम्हारे बारे में बात की थी। वो मैजिक स्कूल का चेयरमैन है। उसने कहा है कि वो मैजिक स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवा देगा, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। शौविक के पापा बड़े खुश नजर आ रहे थे, मगर उनकी बातें सुनने के बाद भी शौविक के चेहरे पर कुछ खास एक्साइटमेंट नजर नहीं आई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आखिर उसके पापा किस मिट्टी के बने थे। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वो अपने बेटे के लिए इतना खुश कैसे हो सकते थे। शायद पापा ऐसे ही होते हैं। वो यही सब सोच रहा था कि तभी वो फिर से बोले, माना तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें जल्दी ही अपने मैजिक एलिमेंट को एक्टिवेट करना होगा। एक बार तुमने अपने एलिमेंट को एक्टिव कर लिया तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जानते हो, ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। ऐसे में तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और अपना बेस्ट करना होगा। करोगे ना बेटा? शौविक ने जब अपने पापा के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसे अपने दिल में काफी दर्द महसूस हुआ। अगर कोई और दिन होता तो वो अपने पापा को खुश देखकर खुश होता। हो सकता था कि वे लोग इस बात की खुशी मनाने के लिए आइसक्रीम भी खाने चले जाते, लेकिन अब शौविक को अपने पापा की मुस्कान के पीछे की तकलीफ पता थी। इस बात से उसके मन में अपने पापा के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन वो भूला नहीं था कि आदित्यधर ने उसके पिता के साथ कैसा सलूक किया था। उसके दिल में अब एक कसक थी कि वो सोसाइटी में अपने पापा को वो इज्जत नहीं दिला पा रहा था, लेकिन अब उसने ठान लिया था। मैं खूब मेहनत करूंगा पापा, एंड आई नो आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। आप मेरी कोई भी प्रॉब्लम को चुटकी बजाते ही ठीक कर सकते हैं। यू आर माई हीरो पापा। ये कहते हुए शौविक ने अपने पापा को कसकर गले से लगा लिया। और क्या, तुमने अपने पापा को ऐसे ही समझा था क्या? मैं अपने बच्चों के लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ, तो फिर तुम्हें तो सिर्फ मैजिक स्कूल में एडमिशन दिलवाना था। प्रवीण को अपने बेटे को खुश देखकर काफी अच्छा लग रहा था। इस मुस्कान को देखकर वो अपनी सारी बेइज्जती भूल चुका था। उसके चेहरे की मुस्कान और ज्यादा चमकदार हो गई थी और इसी खुशी में प्रवीण शौविक को लेकर आइसक्रीम खिलाने के लिए चला गया। आइसक्रीम खाते खाते प्रवीण ने तुरंत ही एक समझदारी दिखाई। शिवू, एक बात बोलूं बेटा, क्या तुम एडमिशन के बाद हॉस्टल में रहने चले जाओगे? ऐसा क्यों पापा? वो मैं सोच रहा हूँ कि हम हमारे घर को रेंट पर दे दें, ताकि हमारे पास थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाएं। शौविक पहले से ही जानता था कि उसके पापा इस घर को आदित्यधर को बेच चुके थे। वैसे तो इस टूटे फूटे घर की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन ये जमीन शहर के सेंटर में थी, इसीलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। शौविक को अपने पापा की बात सुनकर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, लेकिन वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में उसके पापा को कोई भी जानकारी हो, इसलिए वो तुरंत तैयार हो गया। ठीक है पापा, मैं हॉस्टल चला जाऊंगा। वैसे भी आधे टाइम तो मैं घर वापस भी नहीं आता। पर दीप्ति के बारे में आपने क्या सोचा? वो कहाँ रहेगी? दीप्ति की चिंता मत करो, वो तुम्हारी मौसी के घर रह लेगी। सच कहूं तो हम दोनों आदमी हैं और वो ग्रोइंग लेडी। हम दोनों मिलकर एक लड़की का ख्याल नहीं रख सकते। वैसे तो दीप्ति बहुत समझदार है और हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर है तो वो लड़की ना, उसे भी किसी फीमेल की जरूरत है। ठीक है पापा, मैं हॉस्टल चला तो जाऊंगा, लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि आप हर वीक मुझसे मिलने आएंगे। बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बेटे को हॉस्टल छोड़कर भूल जाऊंगा? अब चलो जल्दी से जाकर सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल जाना है ना। मैं भी थक गया हूँ, तो मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ। अपनी बात कहते हुए प्रवीण ने अपनी आइसक्रीम खत्म की और खाली रैपर और कचरे को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। शौविक अपने पापा को देख रहा था। उसे उसके पापा काफी थके हुए और मजबूर लग रहे थे। अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। मैं हॉस्टल में रहूंगा और दीप्ति मासी के घर। हम लोगों के रहने का तो ठिकाना हो गया, लेकिन पापा कहाँ रहने वाले हैं?
शौविक ने इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। उसे लगता था कि अगर उसके पापा ये त्याग करने के लिए तैयार थे तो उसे भी चुप रहना चाहिए। वो जानता था कि अगर उसने इस बारे में कुछ भी बात की तो उसके पापा को दुख और शर्मिंदगी महसूस होगी, जो कि वो नहीं चाहता था। पापा, अगर इस सोसाइटी में जादूगर बनना ही रेपुटेशन की बात है तो मैं एक ऐसा जादूगर बनूंगा जिसके सामने पूरी दुनिया सर झुकाएगी। यही नहीं, जिसकी ताकत उस बड़ी हवेली के लोगों को भी झुकने पर मजबूर कर देगी। शौविक अब ठान चुका था कि उसे क्या करना है।